हेलो दोस्तों, माय नेम इज विमल कुमार पांडे और मेरा पढ़ाने का एक उद्देश्य है कि आप लोग मन लगा के पढ़िए और किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए कि उस टॉपिक में क्या पढ़ाया जाता है जिससे आपको सफलता मिल सके। और हाँ, इतना पढ़ लीजिए कि संतुष्टि ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आप लोग कल डीसी मशीन के बारे में पढ़े थे, तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुधार और श्री आवत जाते सिर पर परत निशान। तो जितना आप पढ़ेंगे इतना आप रिपीट करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल पढ़ाई होगी, उतना आपके लिए नॉलेज बढ़ेगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं डीसी मशीन में ही एक टर्म आता है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। तो क्या था है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। अब देखो, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग एक टर्म है, तो इसको समझने के लिए पहले हम कुछ जानते हैं, समझते हैं क्या होता है। कि हमारे मशीन में किसी भी मशीन का डिजाइन करने से पहले स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का बड़ा महत्व होता है। इसका महत्व होता है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। और इसका टोटल डायमीटर। तो देखा जाए स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग क्या होता है, तो देखो अब हम बताते हैं क्या होता है। अगर हम आर्मेचर में करंट फ्लो करवाते हैं, आर्मेचर में करंट फ्लो, मान लीजिए कंडक्टर इसमें रखा है, इसमें करंट फ्लो हो, क्या हो, करंट फ्लो। तो क्या होगी, जब आर्मेचर में हम करंट फ्लो कराते हैं, जब प्लस कट जाता है, ये आता है तो करंट आता है। जब क्या होता है, करंट फ्लो होता है आर्मेचर, क्या होता है, आर्मेचर में करंट फ्लो होते हैं। आर्मेचर के कंडक्टर होते हैं, उस कंडक्टर में क्या फ्लो कराते हैं, करंट। मान लो ये आर्मेचर है, रोटर है, आर्मेचर है, इसे मानते हैं। ये कंडक्टर है, मान लो स्लॉट है, स्लॉट में डाले कंडक्टर, क्या डाले, कंडक्टर, क्या डाले, कंडक्टर, क्या डाले, कंडक्टर। आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो करंट क्या हो रहा है, कंडक्टर आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट मान लो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। क्या मानेंगे कि आर्मेचर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट जब फ्लो हो रहा है तो चारों तरफ क्या है, फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स, मतलब यहाँ भी फ्लक्स क्या है, फ्लक्स। आर्मेचर के चारों तरफ क्या फैल जाते हैं, फ्लक्स, क्या है, फ्लक्स 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 पहले से है। अब फ्लक्स कटाती आई या तो करंट है। तो अब देखो, जब हम मैग्नेटिक पोल क्या होता है, हमारा जो डीसी जनरेटर होता है वो क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। परमानेंट मैग्नेट का जो रोटर जो होता है, परमानेंट अगर मैग्नेट का बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें स्वयं का रियल मैग्नेटिज्म, स्वयं का चुंबक होता है, तो स्वयं का फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो क्या होता है, इसमें हम मान लीजिए, माना कि हमारे आर्मेचर के चारों ओर क्या है, फ्लक्स है, क्या है, आर्मेचर के चारों ओर क्या है, फ्लक्स है, मान लीजिए क्या है, फ्लक्स है, क्या माने, फ्लक्स। तो फ्लक्स अब आर्मेचर की चारों ओर हो गई, आर्मेचर की परिधि है, तो आर्मेचर की सरफेस की चारों ओर क्या है, फ्लक्स। तो एक तरफ से क्या हो, आर्मेचर की लोडिंग हो रही है, मतलब आर्मेचर पर लोड हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। किसके द्वारा, नॉर्थ एंड साउथ पोल के द्वारा, नॉर्थ एंड साउथ, मान लीजिए यहाँ है और यहाँ मान लीजिए यह,
मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हमारा नॉर्थ से साउथ साउथ को फ्लक्स जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ क्या लोडिंग हो रही है पोल के द्वारा। पोल मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है एक तरफ से। तो चारों ओर आर्मेचर की फ्लक्स मेन फ्लक्स फैला हुआ है आर्मेचर के चारों ओर। क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की लोडिंग हो रही है। मतलब आर्मेचर के चारों ओर क्या हो रहा है फ्लक्स की लोडिंग हो रही है। अब इस फ्लक्स की लोडिंग हो रही है इस फ्लक्स की लोडिंग हो रही है वो भी आर्मेचर के चारों ओर। क्या है आर्मेचर के चारों ओर फ्लक्स की लोडिंग है। जब फ्लक्स की लोडिंग है तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लोडिंग। और यह जो लोडिंग है आर्मेचर के एयर गैप में लोडिंग है। चारों तरफ एयर गैप है आर्मेचर यूं एयर गैप एयर गैप है। एयर गैप में ही फैला हुआ है फ्लक्स। तो आर्मेचर के संपूर्ण परिधि फैला हुआ और एयर गैप यहाँ एयर गैप यहाँ एयर। अब इस एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का जो मान होता है इस एयर गैप में इस समान एयर गैप में जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान होता है वही स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग समझ गए होंगे। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग क्या है कि आर्मेचर के चारों क्या फ्लक्स फैला हुआ है। क्या फ्लक्स फैला हुआ है चारों ओर और एक समान एयर गैप मतलब हर जगह एयर गैप यहाँ एयर गैप यहाँ एयर गैप यहाँ एयर गैप क्या है एयर गैप। अब जब एयर गैप है तो एयर गैप में फ्लक्स फैला। इस एयर गैप में जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान जो हम बोलते हैं पी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान को हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। तो हम इसे क्या लिखेंगे कि आर्मेचर के पूरे भाग में समान रूप से फैले हुए एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी को ही हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं आर्मेचर के पूरे भाग पर एयर गैप में समान एयर गैप में समान रूप से फैले फ्लक्स एयर गैप में आर्मेचर के पूरे भाग पर एयर गैप में समान रूप से फैले फ्लक्स पूरे फ्लक्स पर एवरेज फ्लक्स डेंसिटी के मान को एवरेज फ्लक्स डेंसिटी के मान को ही स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। ठीक तो हम मिटा देते हैं थोड़ा एक मिनट के लिए आप लोग समझ गए होंगे। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग मतलब आर्मेचर के पूरे भाग में एयर गैप में समान रूप से फैले फ्लक्स पर जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान होता है वही स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहलाता है। वही क्या कहलाता है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहलाता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आर्मेचर के पूरे भाग में आर्मेचर के समान आर्मेचर पर समान रूप से फैले हुए फ्लक्स पर एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी के मान को क्या कहते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। आप लोग इसको बता लीजिए आर्मेचर के पूरे भाग पर एयर गैप में समान रूप से फैले
फ्लक्स पर एवरेज फ्लक्स डेंसिटी के मान को स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए। या एक तरफ से और लिख सकते हैं आर आर्मेचर परिधि पर समान रूप से एयर गैप में आर्मेचर के पूरी परिधि पर समान रूप से एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी को स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। मतलब आप लोग किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। आर्मेचर की परिधि पर यहाँ लिखेंगे समान रूप से एयर गैप में, जो समान रूप से चारों तरफ एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। आप लोग इसको बता लीजिए। ऊपर वाला आप लोग बता लिए होंगे। तो ये एवरेज फ्लक्स डेंसिटी को कहते हैं। तो किसी भी मशीन का डिजाइन करने से पहले स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का बड़ा महत्व होता है। अभी हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है मशीन में कि अगर हम डायमीटर बढ़ा देते हैं तो एयर बढ़ा, डायमीटर बढ़ा देते हैं, लेंथ बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है? मशीन की आउटपुट बढ़ता है, साइज बढ़ जाता है। तो ये होता है आर्मेचर कहता है। तो आप लोग बता लीजिए। अब देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोल क्या है? पी है। फ्लक्स पर पोल कितना है? फ्लक्स पर पोल कितना है? पाई। कितना है? फ्लक्स पर पोल पाई है। फ्लक्स पर पोल कितना है? पाई है। तो टोटल मैग्नेटिक लोडिंग होगी, टोटल मैग्नेटिक लोडिंग कितनी होगी? P5 होगी। तो हम लोग स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की अगर लिखना चाहें, और जो एरिया जो समान रूप से फैले हैं, एयर गैप में फैले, तो एयर गैप समान रूप से फैला है, तो यहाँ लिखेंगे स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। मैग्नेटिक लोडिंग यहाँ इसको हम लोग करेंगे बी एवरेज। तो क्या होगा? टोटल मैग्नेटिक लोडिंग लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक लोडिंग और क्या लिखेंगे?
समान रूप से ये आर्मेचर के जो चारों तरफ एयर गैप है, इस एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का ये एरिया है एयर गैप, तो लिखेंगे एरिया ऑफ एयर गैप, एरिया ऑफ एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, एयर गैप एरिया ऑफ एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी। और समझने के लिए मतलब भूलो ना। अब एरिया क्या है, पूरी परिधि है, ये आर्मेचर की क्या है, पूरी परिधि है। तो ऊपर वाला आप लोग उतार लीजिएगा, पूरी परिधि है तो मान लीजिए क्या है, एक तरफ कैसे मानेंगे, मान लीजिए आर्मेचर के क्या है, ये आर है और टोटल क्या है, ये आर है, ये इतना क्या है रेडियस है, ये क्या है लेंथ है, क्या है यल है। तो ये डायमीटर है टोटल दी, इसको आप लोग उतार लिए होंगे, थोड़ा सा इसको आप लोग उतार इधर बना लेते हैं ना समझने, इसको आप लोग उतार लीजिए। मान लीजिए क्या है, इसका रेडियस आर है, मान लीजिए आर मीटर का आर रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर, और टोटल डायमीटर डी है, और लेंथ क्या है, क्या है एल है, आर मीटर, ये आर मीटर का लेंथ है, क्या है ये डायमीटर है। अभी समान रूप से तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया क्या पूरी परिधि है, तो परिधि और ये बेलन हो गया, एक तरफ बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते हैं एरिया गुण से, तो हम निकालेंगे एरिया एयर गैप में फ्लक्स, तो कितना है एरिया ऑफ एयर गैप, एरिया ऑफ एयर गैप, इस एयर गैप में कितनी फ्लक्स की डेंसिटी मान हो सकता है 2 पाई आर इनटू, एरिया ऑफ एयर गैप में कितना वक्र पृष्ठ, मान लीजिए बेलन का पूरी परिधि 2 पाई आर इनटू एल, लेंथ ले लेंगे तो वक्र पृष्ठ निकल एरिया ऑफ एयर गैप इनटू फ्लक्स डेंसिटी लिख सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी एरिया ऑफ एयर गैप इनटू फ्लक्स डेंसिटी 2 पाई आर इनटू एल। अब इसका मान, इन दोनों का मान इनसी रख देंगे इक्वेशन 1 में, ऊपर का आप लोग बना लीजिए, तो नीचे वाला आप लोग लिख देंगे, तो हम लोग लिखेंगे ई एवरेज, ई एवरेज और क्या आ जाएगा P5 इंटू 2 पाई आर इंटू एल। अब रेडियस डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दूना होता है, तो हम इसको लिख चुके P5 अपान 2r हो जाएगा, तो पाई डी एल हो जाएगा, पाई डी एल। तो बी एवरेज हम लोग लिखेंगे P5 अपान पाई डी एल, बी एवरेज हम लिखेंगे P5 अपान पाई डी एल। तो लोग आप ऊपर वाला उतार लिए होंगे, ऊपर वाला आप लोग उतार लीजिएगा। तो यहाँ क्या है, एरिया ऑफ एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, मतलब एक एरिया में कितना फैला है, एयर गैप में कितना फ्लक्स फैला है और कितना एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान, और तो एक परिधि का मान 2 पाई आर इंटू एल का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो क्या लिखते हैं टोटल में एरिया ऑफ एयर गैप इंटू फ्लक्स डेंसिटी क्या है P5 अपान 2 पाई आर एल इंटू P5 अपान पाई डी एल, तो P5 अपान पाई डी एल, तो आप लोग मिटा लीजिए,
5 into आइडियल। अब देखा जाए एक आता है पोल पिच क्या होता है। देखो अभी अभी हम फार्मूला और ट्राई करेंगे। मान लीजिए ये क्या है, एक पोल पिच। मान लीजिए एन है, यस है, एन है, अरे ऐसे तो आप लोग उतार लिए होंगे, बहुत ज्यादा टर्म जो है। तो अब ये एन है यस, ठीक। अब हम पोल पिच थोड़ा क्या होता है, वाई पिच। पोल पिच क्या होता है, दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अरे कर ही दिया है, तो पोल के बीच की डिस्टेंस है, तो पोल पोल की मान लीजिए इतना परिधि है, इतना 2 पाई आर, तो आप कर दी, तो 2 पाई आर करके 2 पाई आर अपान पी, मतलब पोल से हम डिवाइड कर देंगे ना, पोल से हम डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई आर इंटू पी, तो वाई पी अपान पाई डी अपान पी। पोल पिच, पोल पिच क्या लिखते हैं, पोल पिच। तो पोल क्या है, पोल के बीच की डिस्टेंस जो होती है भाई पोल पिच कहलाती है, पोल स्पान बोलते हैं। तो पोल के बीच की डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर बान पी। तो पोल पिच के बीच, दो पोलों के बीच की जो डिस्टेंस होते हैं 2 पाई आर बान भी, और पोलों के बीच अपान डिवाइड बाई पाई, इतना एरिया होगा। तो कुछ न कुछ पोल से डिवाइड करेंगे तो जो पोल पिच निकल आएगा। पोल पिच क्या होती है, मान लीजिए यहाँ से स्लॉट्स हैं, अब यहाँ पोल यन है और यस है, तो इसकी बीच की जो डिस्टेंस होती है वही पोल पिच का बिटवीन टर्म ऑफ स्लॉट्स के बीच। तो हम लोग क्या करेंगे, पोल पिच वाई पी निकालेंगे जेड बाई पी, तो जेड बाई पी से हम निकाल लेते हैं जेड नंबर ऑफ कंडक्टर, कितना कंडक्टर चारों तरफ फैला है रियल, तो 2 पाई आर अपान पी अपान पाई डी अपान पी। तो पोल पिच अब हम लोग क्या जानते हैं, पी एवरेज अपान क्या होता है, पी फाई अपान पाई डी आई डी एस। तो अब क्या हो जाएगा, डी एवरेज अपान, इसी में हम इसका मान रख देते हैं, इसी में हम आई डी अपान, इसको अगर हम रख देंगे वाई पी का मान, वाई डी अपान पी उल्टा है, फाइव अपान वाई पी इंटू ये फार्मूला ड्राइव हो गया। अब देखा जाए किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का डिजाइन करते समय हम लोग ये देखते हैं, हम लोग क्या, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए क्या है, आर्मेचर है, क्या है, आर्मेचर है। अब इसका लेंथ है, इस आर्मेचर का लेंथ है, और ये आर्मेचर का रेडियस क्या है, आर है। आर्मेचर का ये डायमीटर है डी, क्या है, डायमीटर है डी। अब हम इसके अगर डायमीटर को बढ़ा दें, क्या करें, डी को बढ़ा दें, डी को बढ़ा दें तो क्या होगा, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान कम हो जाएगा और मशीन का साइज बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, तो एक निश्चित मान पर हम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान रखते हैं और डायामीटर का मान रखते हैं, लंबाई को भी एक निश्चित मात्रा में रखते हैं। किसी भी मशीन का डिजाइन करने पर से पहले, डीसी मशीन का डिजाइन करने हम लोग ये देखते हैं कि एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान कितना होना चाहिए। अगर हम डायमीटर बढ़ा दें, डायमीटर बढ़ा दें मतलब साइज बढ़ जाए, साइज बढ़ जाएगा मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मतलब आकार बन जाएगा। तो हम लोग 3-4 विशेषों पर ध्यान ज्यादा देते हैं, किसी भी मशीन का डिजाइन करते समय निम्न बातों पर ध्यान देते हैं। पहला उसका कास्ट न बढ़े, मतलब मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा
साइज नहीं बढ़ना चाहिए। पहला तो कास्ट न बढ़े, दूसरा बात साइज न बढ़े। और कास्ट नहीं बढ़ेगा तो साइज नहीं बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो कास्ट बढ़ जाएगा। मतलब कास्ट प्रोपोर्शनल टू साइज लिखिए। अगर साइज बढ़ेगा तो कास्ट बढ़ जाएगा, और कास्ट अगर बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो कास्ट किसी भी प्रकार से यहाँ साइज बढ़ाएंगे तो कास्ट बढ़ जाएगा, मशीन का आकार बढ़ जाएगा। वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ना, आयतन नहीं बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम मतलब सब ये सब प्लस एवरेज स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का है। किसी भी मशीन को डिजाइन करने से पहले स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पर ध्यान दिया जाएगा। जहां एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान हो वहां न्यूनतम से न्यूनतम मैक्सिमम से मैक्सिमम रखा जाए। तो देखा जाए, अगर हम इस देखा जाए तो P प्रोपोर्शनल टू D, या ऐसे लिख लो P एवरेज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख लो T, और P एवरेज प्रोपोर्शनल टू B एवरेज इनवर्सली बाई T, और B एवरेज इनवर्सली बाई L। मतलब अगर हम लेंथ को बढ़ा दें तो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान कम हो जाए, अगर डायमीटर को बढ़ा दें तो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान कम हो जाए। अगर हम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी को मान बढ़ाते तो डायमीटर कम हो जाएगा। इसलिए हम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान इतना रखते हैं कि हमारे मशीन का साइज एक न्यूनतम से न्यूनतम होना हो, लेंथ भी कम हो। जो ज्यादा लंबाई की वो साइज बढ़ जाती है, ज्यादा आर्मेचर बड़ा साइज का बनता है, इसलिए उसका हम लोग एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान हम लोग मशीन को बनाने से पहले हम लोग सोचते कितना रखा जाए जिससे मशीन का डायमीटर कम हो, लेंथ कम हो, साइज कम हो, कास्ट कम हो और वॉल्यूम कम। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का मान बड़ा महत्वपूर्ण रखता है हमारे इलेक्ट्रिक मशीन का डिजाइन करने में। तो आप लोग इसको उतार लिए होंगे, इसको आप लोग उतार लीजिए। तो पोल पिच वाई पिच ऊपर, तो किसी भी मशीन का डिजाइन करने से पहले हम लोग एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान क्या होता है उसको हम लोग एक निश्चित मान से रखते हैं, जिससे डायमीटर न बढ़े। डायमीटर नहीं बढ़ेगा तो लेंथ नहीं बढ़ेगा। तो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम रखते हैं 2.1। अभी बताते हैं, इसको आप लोग बता लिए होंगे। अब देखते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के क्या क्या हो सकते हैं। थोड़ा सा हम एक चीज और जानते हैं। मान लीजिए, इसको आप लोग बता लेंगे, आप लोग बता देंगे। अब मान लीजिए यहां से देखते हैं, अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ हीट, फ्लक्स डेंसिटी ऑन हीट मतलब मतलब क्या। तो जो आर्मेचर के दांतों पर देखो, ये चलिए क्या है, मान लीजिए फ्लक्स है, इसके फ्लक्स ए क्या है, टूथ। ये मान लीजिए आपके टूथ क्या है, टूथ है, अरे आपका है फ्लक्स, क्या है फ्लक्स, क्या है फ्लक्स। ये आर्मेचर का दाता है, ये फ्लक्स ओवर फ्लैट पिच, फ्लैट मतलब एक फ्लैट पिच में एक होता है फ्लैट। तो एक फ्लैट पिच में कितने फ्लक्स, अब यहाँ मान लीजिए आपका यहाँ जो होता है, यहाँ का जो फ्लक्स होता है, यहाँ अगर जो होता है, यहाँ देखा जाए, यहाँ है, यहाँ हम लोग कहेंगे 2.1 कितना होता है 2.1, यहाँ कितना होता है 1.6, यहाँ कितना होता है 1.6, यहाँ 1.1 मानते हैं, यहाँ 0.6। तो हमारे कोर में अंदर में, हमारे आर्मेचर के अंदर में 2.1 फ्लक्स डेंसिटी होता है, बाहर कम होता है। और एक तरफ से एक चीज और जानते हैं, मान लीजिए फ्लैट,
क्या है, स्लॉट है। अब यहाँ हमने क्या बना दिया, टूट बना दिया। यहाँ से मान लीजिए एक टीथ है, टीथ की लंबाई डब्ल्यू टी, विड्थ, फीट ऑफ विड्थ कितना है डब्ल्यू टी। स्लॉट पिच आई एस, मतलब स्लॉट जो पिच, स्लॉट पिच की जो डिस्टेंस है वाई एस हम लिखते हैं, अरे उसकी जो विड्थ है डब्ल्यू टी लिखते हैं। अरे यहाँ हम लोग ये फ्लक्स है तो फ्लक्स ओवर स्लॉट, ओवर मतलब फ्लक्स बार ओवर फ्लक्स ओवर स्लॉट। तो फ्लक्स ओवर स्लॉट पिच, तो यहाँ क्या है, हम लोग इसी टूथ पर, इसी दांतों पर हम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का मान निकालें। तो कितना मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का मान हो सकता है, स्लॉट होती है, स्लॉट है, स्लॉट में दांतें होती है, अरे की स्लॉट पीछे है क्या है डब्ल्यू टी, विड्थ है, स्लॉट की विड्थ है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए थोड़ा, तो हम लोग जानेंगे कितना मैक्सिमम की डेंसिटी, आपको उसमें कितना मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होना चाहिए जिससे हमारा टिप सैचुरेट न हो। इतना हम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान रखें कि हमारा टिप सैचुरेट न हो, मतलब एक तरफ से लॉसेज न हो, एक तरफ से सैचुरेट हो जाएगा तो क्या होगा, एक तरफ से हमारा बंद हो जाएगा। जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज है, अगर सैचुरेट होने के बाद ना तो हीट बढ़ता है ना तो यस बढ़ता है, ना फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है ना डेंसिटी बढ़ता है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का मान इतना रखते हैं कि एवरेज का मान इतना रखा जाए कि हमारा टिप सैचुरेट हो। ठीक, ये आप लोग बना लीजिए, आप लोग बना लीजिए। तो हम लोग इसको उतारते हैं। ये क्या है, टूथ है, मतलब दांत है, स्लॉट है, यहाँ हम लोग बना सकते हैं आपका स्लॉट है। तो टूथ है, स्लॉट है, फ्लक्स ओवर स्लॉट की, फ्लक्स ओवर वन स्लॉट की, यहाँ ये वन स्लॉट की, वन एक स्लॉट है ना, एक स्लॉट है, यहाँ फ्लक्स ओवर वन स्लॉट, वन स्लॉट फ्लक्स ओवर, आप लोग इसको लिख लीजिए, फ्लक्स ओवर वन स्लॉट की। तो आप लोग बना लीजिए इसको। अगर देखो मान लीजिए हमसे जल्दी मिट भी जाता है, मान लीजिए हम दिखा देते हैं, आप लोग वीडियो पुश करके तो बना सकते हैं। वीडियो पुश कर लीजिए, उसके बाद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए। ये आपका हो गया होगा, बन गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी लिखते हैं, फ्लक्स ओवर वन स्लॉट पिच, फ्लक्स ओवर वन स्लॉट पिच, स्लॉट पिच क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी फाई अपान एस, पी फाई अपान एस। और पी फाई को हम लोग क्या लिखते हैं, पी एवरेज हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ से पी एवरेज अपान कितना होता है, पी फाई अपान पाई डी एल, यहाँ पी एवरेज अपान पाई डी एल लिख सकते हैं, इंटू यस, इंटू यस। अब इसको क्या लिख सकते हैं आगे, पी एवरेज, पी एवरेज और पाई डी अपान यस और इंटू यस। तब इसको क्या लिख सकते हैं, पी एवरेज अपान वाई एस इंटू यस, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंप्रूव लिखेंगे, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन टूथ, क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन टूथ। उसके दांतों में कितना होगा, तो इससे हम बीटी से प्रदर्शित करते हैं, बीटी। तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स एरिया, फ्लक्स एरिया
इन फ्लक्स, फ्लक्स एरिया इन टूथ। देखो ये मान लीजिए दांत है, दांतों के अंदर क्या है, फ्लक्स है, क्या लिखेंगे, फ्लक्स एरिया टूथ, क्या लिखेंगे, फ्लक्स एरिया इन टूथ, फ्लक्स एरिया इन टूथ, मतलब दांतों में कितना फ्लक्स है, उस फ्लक्स एरिया के, उस एरिया के टूथ में कितना फ्लक्स है। और एरिया इस टूथ, प्रत्येक एरिया का, एरिया ऑफ इस टूथ, एरिया ऑफ इस टूथ, इस टूथ, एक टूथ में क्या कितना एरिया निकालते हैं, ठीक। तो इतना एरिया हम लोग देखे थे, तो यहाँ क्या लिखे थे, मान लीजिए इतना क्या था, ये विड्थ थी डब्ल्यू टी, और ये आर्मेचर का लेंथ होगा एल होगा, ठीक। एरिया इस टूथ विड्थ मतलब एरिया इस टूथ कितना हो सकता है, तो आप लोग ऊपर का बता लेंगे। तो फ्लक्स एरिया इन टूथ, तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स एरिया, एक एरिया जो टूथ का हम दिखाते थे, वन फ्लैट पिच जो निकाले थे, उसी का मान हम यहाँ रखेंगे कितना, बी एवरेज वाई एस इंटू एल, और यहाँ क्या लिखेंगे, डब्ल्यू टी प्लस डब्ल्यू टी इंटू एल, एल से एल कट गया, एल से एल कट गया, तो क्या बचा, ई टी इक्वल टू बी एवरेज वाई एस अपान डब्ल्यू, वाई एस अपान डब्ल्यू टी, वाई एस अपान डब्ल्यू टी, क्या लिखेंगे, वाई एस अपान डब्ल्यू टी। तो आप लोग बता लीजिए, वाई एस अपान डब्ल्यू टी। अब हम लोग देखा जाए कि किसी भी मशीन का डिजाइन करने से पहले हम लोग एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, अब जो है, जो हमारे स्टेशनरी मैग्नेटिक लोडिंग है, वो किन किन बातों पर, किन किन बातों पर, मतलब किस किस इफेक्ट पर कार्य कर रही है, कि वो कौन सी इफेक्ट पर वो कार्य कर रही है, किस इफेक्ट पर वो, किन किन बातों का ध्यान दिया जाए जिससे हमारे एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान मिनिमम से मिनिमम रखा जाए, उससे क्या मतलब इफेक्ट हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, वो हम इसके बारे में जानेंगे। आप लोग ऊपर वाला बता लिए होंगे। तो अब देखा जाए इफेक्ट ऑफ स्टेशनरी मैग्नेटिक लोडिंग, इफेक्ट ऑफ स्टेटिक मैग्नेटिक, तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। नंबर 1, आयरन लॉस, आयरन, अब देखो आयरन लॉस कैसे बढ़ा, अगर हम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान बी एवरेज, मान लीजिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, एन एस इक्वल टू 120 अपॉन टी, ठीक। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या, एन इंटू फ्रीक्वेंसी इधर कर दे, फ्रीक्वेंसी स्पीड, तो मान लीजिए एन एस इक्वल टू 120 अपॉन टी, अगर हम फ्रीक्वेंसी स्पीड बनाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब देखो हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस क्या जानते हैं, पी एच क्या होता है, पी 1.6 एफ इंटू बी, पी पी एम स्क्वायर टी स्क्वायर एफ स्क्वायर। मतलब अगर हम
फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें तो हमारा क्या होगा, बीएम कम हो जाएगा। अब बीएम कम हो जाएगा तो कांस्टेंट आयरन लॉस बढ़ जाएगी, मतलब कांस्टेंट लॉस बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का मान हम ऐसा डिजाइन करते हैं, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान, जिससे हिस्टेरिसिस लॉस कम हो सके, जिससे आयरन लॉस या एडी करंट लॉस कम हो सके। इसलिए हम फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कम हो रही है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कम हो रही तो आयरन लॉस बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बी एवरेज का मान बढ़ा, जब बी एवरेज का मान बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगा, जब ये घट जाएगा तो लॉसेस घट जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम बी एवरेज का मान बढ़ा दें, बी एवरेज का मान बढ़ा दें तो आयरन लॉस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी और आयरन लॉस घट जाएगा। तो हम लोग एक निश्चित मान पर हम लोग बी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान रखते हैं कि आयरन लॉस न बढ़े, और इसलिए बी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान हम लोग रखते हैं। दूसरा, अगर मान लो हम बी एवरेज बढ़ा रहे हैं, जब बी एवरेज बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, हम बी एवरेज जैसे हम लोग बढ़ाएं, अब यहां देखो एक फार्मूला जानते हैं, एक आयरन लॉस। अब अगर हम आयरन लॉस बढ़ता है तो क्या होता है, लॉस बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है तो लॉसी लॉस है और लॉस है। तो इसलिए हम लोग एक बी एवरेज का मान एक निश्चित मान कर सकते हैं, जिससे क्या होना, हमारा आयरन लॉस, न तो हमारा आयरन लॉस बढ़े न तो टेम्परेचर बढ़े, एक निश्चित मान तक रखते हैं। ठीक, आयरन लॉस की बात हो गई। तो अगर हम बी एवरेज बढ़ा दें तो आयरन लॉस घटता है। अब मैग्नेटाइजिंग करंट भी बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर हम एक चीज हो रही है, सिंपल सिंपल छोड़ो, मान लो बी एवरेज है, डायमीटर, इसका इससे हम ग्राफ बनाए, क्या है, अगर हम बी एवरेज बढ़ा रहे हैं तो डायमीटर बढ़ रहा है, मतलब तो मशीन का साइज बढ़ रहा है। तो हम लोग एक बी एवरेज का मान एक निश्चित मान सकते हैं, जिससे मशीन का भी साइज क्या हो, कम, ज्यादा ना बढ़े। इसलिए मशीन का डिजाइन करने से पहले हम लोग एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान एक निश्चित मान तक रखते हैं। किसी भी मशीन का हम डिजाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन का, उसमें भी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान एक निश्चित मान तक रखेंगे कि ज्यादा ना बढ़े, क्या ना बढ़े, ज्यादा ना बढ़े। इसलिए हम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान रखते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा इफेक्ट हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, देखते हैं कि हीट पर कितना फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी इन हीट, तो क्या फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वीटी बी एवरेज एंड फ्लैट इज वाई एस पान अरे डब्ल्यू पी। तो यहाँ क्या है, अगर हम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान बढ़ा दें तो क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो लॉसेस बढ़ जाएगा, और लॉसेस बढ़ जाएगा तो टीथ क्या होगा, सेचुरेट हो जाएगा। तो टीथ को सेचुरेट न होने देने के लिए हम बी एवरेज का मान भी बढ़ा देते हैं। बी एवरेज का मान रखते हैं तो हमारा टीथ क्या होता है, सेचुरेट नहीं होने का। टीथ क्या होता है,
सैचुरेट नहीं होने पाता। अब हम तीसरा स्टेबिलिटी की बात करें। स्टेबिलिटी की बात क्या करें, हम क्या जानते हैं, ई मैक्सिमम ई मैक्स अपन सिंक्रोनस। अगर हम बी एवरेज का मान बढ़ा दें तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस का मान कम हो जाएगा। मतलब हम लोग कहेंगे बी एवरेज इनवर्सली, और सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम हुआ तो क्या हुआ, मैक्सिमम पावर बढ़ गई। मतलब बी एवरेज हम लिख सकते हैं पीएम, मैक्सिमम पावर बढ़ गई। अब पावर बढ़ गई तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस बढ़ गया, तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम हो गया तो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम पावर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यहां लिख सकते हैं बी एवरेज इज इनवर्सली स्टेबिलिटी। तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम बी एवरेज बढ़ा दे रहे हैं तो हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ जा रही है, मैक्सिमम पावर बढ़ जा रहा है, मगर सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम हो जा रहा है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम हो जा रहा है। अब हम बी एवरेज को अगर बढ़ा दे रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है, तो लॉस कम हो जा रहा है। इसलिए बी एवरेज को हम एक निश्चित मान तक रखते हैं जिससे हमारा मशीन का डायमीटर न बढ़े। अगर हम बी एवरेज को बढ़ा दे रहे हैं, डायमीटर कम हो जा रहा है, लेंथ कम हो जा रही है, तो हम लोग एक बी एवरेज मान एक निश्चित मान तक, जिससे हमारे मशीन का डिजाइन के लिए स्पेसिंग मैग्नेटिक लोडिंग का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग क्या क्या लॉसेज होती हैं बी एवरेज से, तो हम लोग बी एवरेज एवरेज फ्लक्स डेंसिटी की स्पेसिंग मैग्नेटिक लोडिंग का मान हम लोग क्या कर रखते हैं, निश्चित मान तक स्टेबल रखते हैं कि उसका मान होना चाहिए। जैसे ज्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत डायमीटर बहुत छोटी हो जाए, तो एक निश्चित मान तक बढ़ाते हैं जिससे हमारा क्या हो, डायमीटर भी ज्यादा न बढ़े, लेंथ भी न बढ़े, लॉसेस कम हो, स्टेबिलिटी हो जाए, मैक्सिमम पावर बढ़ जाए, सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम हो जाए, हीट भी सैचुरेट न हो। हीट भी हमारा क्या है, सैचुरेट न, जो ज्यादा हो सैचुरेट हो जाएंगे, हीटअप हो जाएगा, तो हीटअप और सैचुरेट न होने से एवरेज का मान एक निश्चित मान तक रखते हैं। तो हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम पावर बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, और एक वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा। यहाँ इसको हम बिता लेते हैं। अगर हमारा बी एवरेज बढ़ेगा, बी एवरेज बढ़ेगा तो क्या होगा, परसेंटेज आर, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा। क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब इंक्रीज हो जाएगा। बी एवरेज बढ़ेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक। और क्या बढ़ सकता है, बी एवरेज बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बी एवरेज बढ़ेगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी हमारी बढ़ गई। अब बी एवरेज बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हमारे बी एवरेज बढ़ाने से मतलब स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग से इतना प्रभाव हो, इतना इफेक्ट हो सकता है। हम मशीन का डिजाइन करते तो हैं, मगर मशीन का डिजाइन करने से पहले हम लोग इस स्पेसिंग मैग्नेटिक लोडिंग है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हम मशीन का डिजाइन कर रहे हैं तो स्पेसिंग मैग्नेटिक लोडिंग का हम क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या लॉसेज हो सकते हैं, सब जानना जरूरी है। अगर हम बी एवरेज बढ़ा रहे हैं तो क्या है, हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम हो रहा है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम हो रहा है तो मैक्सिमम पावर बढ़ रहा है, मैक्सिमम पावर बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही, स्टेबिलिटी बढ़ रही, एफिशिएंसी बढ़ रही, वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, लॉसेस भी कम हो रहे हैं, तो हमारा बी एवरेज का मान एक निश्चित मान तक रखा जाता है, ठीक। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा, उतार लीजिए। बी एवरेज बढ़ा है तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम हो रहा है, सिंक्रोनस मैक्सिमम पावर बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो अब देखा जाए तो बड़ी साइज स्मॉल साइज की मशीनों में, स्मॉल साइज की मशीनों में हम लोग कितना बी एवरेज का मान रखते हैं, तो बता लीजिए।
स्मॉल साइज की मशीनों में बी एवरेज का मान होता है 0.4 टू 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब बिग साइज की मशीनों में, बिग साइज की मशीनों कितना होता है बी एवरेज का मान 0.55 टू 1.15 वेबर पर स्क्वायर। इतना हम देखो बड़ी साइज की मशीनों में हम लोग कितना वैल्यू रखते हैं, ज्यादा रखते हैं बड़ी साइज की मशीन पे, उसका साइज हमको कम करना है, डायमीटर कम करना है। एवरेज बढ़ा दिए, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा दी तो डायमीटर कम हो गया, डायमीटर कम हो गया तो लेंथ कम हो गया, लेंथ टोटल मशीन का साइज एक निश्चित आकार का हो गया। तो इस रिजल्ट के कारण क्या होता है, ऊपर वाला आप लोग उतार लिए होंगे। तो अगर हम देखा जाए अगर हम एक निश्चित वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, रिजल्ट हम लिखते हैं कांस्टेंट और सर्टेन वैल्यू लिखते हैं। रिजल्ट में क्या लिखते हैं, रिजल्ट में क्या लिखते हैं, तो आप लोग बता लीजिए। क्वेश्चनों की एग्जामों में पूछता है बिग साइज की मशीनों में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का मान कितना होना चाहिए, स्मॉल साइज की मशीनों में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का मान कितना होना चाहिए। ठीक, तो आप लोग अब हम लोग थोड़ा आप लोग इसको उतार लीजिए। स्मॉल साइज की मशीनों में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान कितना होना चाहिए, और बिग साइज की मशीनों में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान कितना होना, ये सब रेलवे होती पूछता है, चाहे बीपीसीएल हो, चाहे यूपीआरबीएल हो, चाहे सत्ती जेई हो, चाहे एनी स्टेट, कोई भी एग्जाम में आपको जरूर वैल्यू पुटअप कर लेगा। तो क्या कहा क्लासेस से क्या इसे ठीक। अब हम लोग देखा जाए रिजल्ट, सर्टेन वैल्यू ऑफ बी एवरेज, एक निश्चित वैल्यू बी एवरेज पर क्या हो सकता है। अगर हम फार्मूला क्या जानते हैं, बी एवरेज प्लस स्टेडी मेनली लोडिंग इक्वल टू पी फाई अपॉन फाई डी। तो बी एवरेज इज प्रोपोर्शनल, मतलब डायमीटर कम हो गया तो क्या हो गया, साइज डायमीटर कम हो गया, और बी एवरेज प्रोपोर्शनल टू पी फाइव हम पाई डी, तो लेंथ भी कम हो रही, तो इससे क्या हुआ, तो साइज लेस, साइज क्या हो गई, लेस हो गई। दूसरा क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम लेस। तीसरा क्या हो गया, कास्ट कम हो गई। अब भाई जब साइज कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो कास्ट कम हो गई। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का इतना प्रभाव पड़ता है, मतलब एक चीज हो सकती है, मशीन का साइज मतलब डिजाइन करने से पहले हम लोग एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान कितना होना चाहिए उसका हम कर रखते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा रख देंगे तो लासेस भी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा रख दे, मान लीजिए यहाँ कोर में यहाँ रख दिए, अब यहाँ 2.1 है, कोर में ज्यादा रख दिए इस में, तो क्या होगा, लासेस बढ़ जाएंगे, लासेस बढ़ जाएंगे, मतलब लासेस बढ़ सकती है। तो एक निश्चित एक सर्टेन वैल्यू तक रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा रख देंगे एक लासेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, कोर सेचुरेट भी होना चालू हो जाए, एक निश्चित नॉन-सेटिंग वैल्यू तक रखना है। तो यहाँ इसको इस मैग्नेटिक लोडिंग लाने का यही एक मेन पर्पज है कि क्या किया जाए जिससे हमारे मशीन का साइज कम हो जाए, कास्ट कम हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, और साइज भी लेस हो जाए। तो ये हम लोग डिजाइन करने से पहले किसी भी मशीन का बातों पर ध्यान जरूर देते हैं, जिससे लासेस जो हो एक निश्चित मान तक रखा जाए, एक निश्चित मान होता है बी एवरेज का,
तो अगर आपको अब अगला क्लास में हम लोग आपको स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग के बारे में बताएंगे। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग के बारे में बताएंगे। अब उसके बारे में जानेंगे कि आगे क्या क्या स्पेसिफिक लोडिंग से भी क्या फायदे हो सकते हैं, कितनी वैल्यू होती है, क्या लॉसेस हो सकती है, क्या हो सकता है। तो हम लोग स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग के बारे में कल पढ़ेंगे। अगर आपको समझाने का तरीका और बताने का तरीका आपको मेरा अच्छा लगा हो, मतलब आपको समझाने और बताने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। और मेरा पढ़ाने का मेन उद्देश्य है कि आप लोग मन लगा पढ़िए, छोटी छोटी जानकारी रखिए कि क्या हो सकता है। हम लोग क्या नाम है, पढ़ते चले जाते, कुछ बातें क्या छोटी बातें नहीं, बहुत बड़ी बात होगी। छोटी छोटी बात बहुत बड़ी बात है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बी एवरेज का मान बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो सकता है, फोर्स पीरियड हो सकता है कि नहीं हो सकता, डायमीटर कैसे कम होगा, तो ये हम सब बातों का जानेंगे। तो आज हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के बारे में